Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 10 of our NORCET PYQ practice series. So hope so you are doing great for your NORCET preparation. Very less time has left now. So please like these 3 to 4 days में आप please कोई भी new topic जो है जो आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है please touch मत करो. All you have need is that focus on revision, PYQ एंड MCQ प्रैक्टिस. और अगर एक या दो से आप मतलब एक या दो से ज्यादा आप मॉक टेस्ट भी मत दो एंड एक दो जितना भी दे रहे हो उसको जस्ट एनालाइज कर लो कि क्या क्या आप कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो सो दैट आप उस जो भी कॉमन मिस्टेक्स आपका हो रहा है उस पर आप थोड़ा वर्क कर लो. अगर कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है तो प्लीज और अच्छे से रिवाइज करो. कुछ भी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो सो प्लीज बी फोकस्ड ऑन द डे ऑफ एग्जाम ड्यूरिंग सॉल्विंग MCQ. सो आप ये कुछ 3-4 बातों का ध्यान रखो इस लास्ट डेज में. प्लस जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है वेदर इट्स योर फ्रेंड्स, फैमिली या फिर कोई भी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल जहां से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आपको लगता है कि उसकी वजह से मैं और ऐसे मेरा एंग्जाइटी बढ़ रहा है, फियर हो रहा है कि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, उन्होंने ये पढ़ लिया है, उन्होंने कहीं और से मॉक टेस्ट दिया है, उन्होंने कुछ अलग बुक पढ़ रखी है. सो प्लीज डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, है ना. ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने अलग बुक से पढ़ा तो उनका सिलेक्शन होगा, आपने अलग बुक से पढ़ा तो आपका नहीं होगा. ऑल यू नीड जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है वो सब कुछ आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए. दैट्स ऑल यू नीड, राइट. एंड प्लीज बी फोकस्ड. ज्यादा स्ट्रेस मत लो, एक काम डाउन रहो क्योंकि एग्जाम के दिन काम डाउन रहना बहुत जरूरी है. एंड जैसे ही एग्जाम के दिन, वैसे मैं उस दिन आपको बताऊंगी आपको क्या क्या करना है, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ. जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे सो हम 15 मिनट्स 20 मिनट्स आधा घंटा पहले हम डेस्कटॉप के सामने बैठे रहते हैं. सो प्लीज उस टाइम आपको थोड़ा सा ऐसे मेडिटेशन कर लेना, 4-4-4 रूल करना, 4 सेकंड के लिए इनहेल करना, 4 सेकंड के लिए होल्ड करना एंड 4 सेकंड के लिए क्या करना, एक्सहेल करना. सो दैट आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना वो रीसेट हो जाए, जो कॉर्टिसोल है वो डिक्रीज हो जाए एंड आपका जो फोकस्ड है वो इंक्रीज हो जाए, है ना. सो ये कुछ बातों का ध्यान रखना, अपने गॉड को याद करते रहना, एकदम सब कुछ बढ़िया होगा. ठीक है ना. बस थोड़ा सा माइंड सेट अपना वो रखना, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वे में रखना. जो भी पढ़ रखा है ऐसा सोचना है कि जो भी मैंने पढ़ रखा है वही आएगा एंड मैं सब कुछ बेटर करके पाऊंगी. ठीक है. अगर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चंस पे आपको स्टक नहीं हो जाना है. 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम्स आप उसी क्वेश्चंस को रीड करे जा रहे हो. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. आपको अगर वो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है 3 टाइम्स पढ़ लिया, आपको समझ नहीं आया, proceed to next because every question has equal worth whether it is easy or hard. So आपको सारे questions को equally importance देना है on the day of exam. So start करते हैं with the question. फटाफट करेंगे. अगर आपको आता है आप सेकंड क्वेश्चंस पे आ जाना. ठीक है. आपको जो एक्सप्लेनेशन है उसकी नीड नहीं है. अगर नहीं आता थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, फटाफट पढ़ लो, थोड़ा माइंड में थोड़ा फिक्स हो जाएगा. सो ऑन द डे ऑफ एग्जाम थोड़ा आपको हेल्पफुल होगा. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A patient with gestational trophoblastic disease is under treatment for the past 3 months. Okay. Now she is present with vaginal bleeding and her serum beta HCG levels are rising instead of declining. Right. She visits the midwife for evaluation. What does this clinical picture indicate? A. Normal course of disease. B. Treatment failure, persistent GTD. C. Gestational trophoblastic neoplasia. And D. Muller pregnancy regression. C. What happened? So this question is related to OBG, right? OBG में एक topic है that is known as gestational trophoblastic. And you know what is gestational trophoblastic? It is the abnormal proliferation of the placenta trophoblast, and it can lead to molar pregnancy, complete molar or partial molar, and it can become क्या बोलते हैं जो न्यूप्लाज्म में कन्वर्ट हो सकता है और malignant भी हो सकता है कि मतलब जो कैंसरस है इट कैन स्प्रेड टू लंग्स टू ब्रेन एवरीवेयर, है ना. सो इट इज वेरी डेंजरस. सो जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक है तो इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? इसका क्लिनिकल फीचर्स होता है कि जो बीटा HCG है ना बहुत ज्यादा एलिवेटेड होता है ना, नॉर्मल से भी ज्यादा एलिवेटेड होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है. इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा वजाइनल ब्लीडिंग होती है. यूजुअली वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती है ना प्रेगनेंसी के टाइम, बट वजाइनल ब्लीडिंग होती है एंड जो एब्डोमिनल जो गर्थ है ना वो एक्सेस होता है देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन. जितना पीओजी के अकॉर्डिंग जो
एब्डोमिनल गर्त है वो एक्स्ट्रा होता है, एक्सेस होता है, ठीक है ना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर यूएसजी क्या अपीयरेंस होता है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस होता है। सो जब भी जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक होता है तो क्या है, ट्रीटमेंट इज इवैक्यूएशन, क्या करना है, इवैक्यूएट करना है प्रेगनेंसी, वी कांट कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, इवैक्यूएट करना होगा, इवैक्यूएशन करेंगे, ठीक है। इवैक्यूएशन करने के बाद हमें हर मंथली, हर 15 डेज पे फॉलो अप करना होता है पेशेंट को कि बीटा एचसीजी नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो उन्होंने बोला कि उसका ट्रीटमेंट हो गया है, मतलब इवैक्यूएशन हो गया है 3 मंथ पहले, नाउ शी इज प्रेजेंट विद वजाइनल ब्लीडिंग एंड हर सीरम बीटा एचसीजी लेवल्स आर इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ डिक्लाइनिंग, क्योंकि इवैक्यूएशन हो गया तो बीटा एचसीजी क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, वजाइनल ब्लीडिंग वगैरह नहीं होना चाहिए था, बट ये सब हो रहा है। सो शी विजिट द मिडवाइफ फॉर इवैल्यूएशन, व्हाट डज दिस क्लिनिकल पिक्चर इंडिकेट, ए नॉर्मल कोर्स ऑफ डिजीज, अगर देखो नॉर्मल कोर्स ऑफ डिजीज होता, इवैक्यूएशन कर दिया तो क्या होना चाहिए था, नॉर्मली बीटा एचसीजी शुड बी डिक्रीज, वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए था, सो ये हमारा गलत है, नॉर्मल कोर्स ऑफ डिजीज नहीं है। बी ट्रीटमेंट फेलियर परसिस्टेंट जीटीडी, यस इट कैन बी, है ना, कि ट्रीटमेंट फेलियर परसिस्टेंट जीटीडी हो सकता है। एंड सी जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया, मतलब कि जो भी अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट है वो अंदर ही एडहेशन है और वो नियोप्लेजिया में कन्वर्ट हो गया, सो यस इट कैन बी डन, ये हो सकता है, तभी तो वजाइनल ब्लीडिंग होने लगा और बीटा एचसीजी और इंक्रीज होने लगा है। मोलर प्रेगनेंसी रिग्रेशन, अगर मोलर प्रेगनेंसी रिग्रेशन होता, रिग्रेशन मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, तो बीटा एचसीजी क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो बीटा एचसीजी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सो अगेन डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा, ठीक है ना। सो इन्होंने बोला ट्रीटमेंट फेलियर परसिस्टेंट जीटीडी, सो ट्रीटमेंट में तो यहाँ पे इवैक्यूएट किया है, सो जो भी प्रोडक्ट था उसको इवैक्यूएट कर दिया, है ना, तो इवैक्यूएट कर दिया तो ट्रीटमेंट फेलियर परसिस्टेंट जीटीडी तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया, मतलब कि अंदर जो भी ट्रोफोब्लास्ट है वो कैंसरस में कन्वर्ट हो गया, वो मैलिग्नेंट कन्वर्ट हो गया, मैलिग्नेंट बन गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बीटा एचसीजी इंक्रीज हो गया है और वजाइनल ब्लीडिंग भी होने लगी है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, है ना। सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स टू अ वाइफ who is still living with her abusive husband. So this question has come from therapeutic relationship and this is important, yes, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी हमारा थेराप्यूटिक नर्सिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बातें होती है और साइकियाट्रिक नर्सिंग में भी बातें होती है। सो थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट और उसमें इसी तरीके का एमसीक्यू आता है एग्जाम में। सो उन्होंने बोला है कि विच इज द बेस्ट इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स टू अ वाइफ who is still living with her abusive husband. So देखो इन्होंने बोला you must leave your husband immediately. So देखो जब भी अगर हमें थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो हमें जजमेंटल नहीं होना है, कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, नेवर बी अ जजमेंटल, कभी भी आपको जजमेंट नहीं करना है, कुछ आपको फोर्स नहीं करना है, किसी भी डिसीजन के लिए आपको फोर्स नहीं करना है कि आपको यही करना चाहिए, है ना। कभी भी आप मतलब एक प्रॉपर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट इज थेराप्यूटिक में क्या है कि कभी भी आपको फोर्स नहीं करना है और आपको जजमेंट भी नहीं करना है, आपको जज भी नहीं करना है, जजमेंटल भी नहीं बनना है, फोर्स भी नहीं करना है, आपको करना क्या, यू हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। रिस्पेक्ट दे ऑटोनोमी, जो भी उसका डिसीजन है उसको आपको रिस्पेक्ट करना है, राइट। सो इन्होंने जो फर्स्ट बोला यू मस्ट लीव योर हस्बैंड इमीडिएटली, यहाँ से आपको क्या लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा कि आप उसको एक डिसीजन फोर्स कर रहे हो कि आपको अपने हस्बैंड को तो छोड़ना ही चाहिए, यू आर फोर्सिंग सम फॉर सम डिसीजन, है ना। सो इट इज रॉन्ग, ठीक है। आई कैन हेल्प यू, वुड यू लाइक द नंबर ऑफ क्राइसिस सेंटर हॉटलाइन। सो यहाँ पे क्या है कि आप एक काइंड ऑफ हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आप एक नंबर दे रहे हो, आप एक लाइक काइंड ऑफ यहाँ पे हेल्पिंग बोल सकते हैं, हेल्पिंग नेचर आपका हो रहा है। सो यस इट कैन बी डन, है ना। आगे पढ़ते हैं, सी हैव यू एवर फाइल्ड अ कंप्लेंट विथ योर फैमिली। सो यहाँ पे भी क्या है, आप जजमेंट दे रहे हो ना, कि जज कर रहे हो कि आपने कभी इसके लिए फाइल कंप्लेंट की है ना। सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग, यहाँ से वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाएगी, है ना। डी व्हाई डू यू अलाउ योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड दिस वे, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, जजमेंटल बन गए हो कि आप जज कर रहे हो कि आप ये बिहेवियर क्यों अलाउ कर रहे हो, आप छोड़ क्यों नहीं देते हो। सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग, हमें एक
सपोर्ट प्रोवाइड करना है, एक हेल्प प्रोवाइड करना है, जजमेंटल नहीं बनना है। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आई कैन हेल्प यू, वुड यू लाइक द नंबर ऑफ अ क्राइसिस सेंटर हॉटलाइन। अगर वो यस बोलेगी तो आपको प्रोवाइड करना है, अगर वो डिनाई करेगी तो भी आपको फोर्स नहीं करना है, इट्स देयर राइट, है ना। सो आपको जस्ट उनको सपोर्ट करना है, हेल्प प्रोवाइड करना है, जजमेंटल नहीं बनना है, फोर्स नहीं करना है, ठीक है। उसकी जो ऑटोनोमी है उसको रिस्पेक्ट करना है। सो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, right? Coming to the third question, that is a 15-month-old toddler. A 15-month-old toddler's urine sample should be collected by which method? Very very important. 15 month का बच्चा है, हमें यूरिन सैंपल लेना है। एंड आप समझ लो कि यूरिन सैंपल बेसिकली किस चीज के लिए लेना है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए लेना है। तो कैसे लोगे? कलेक्ट यूरिन फ्रॉम डाइपर, बिल्कुल गलत। देखो, अगर आप डाइपर से यूरिन कलेक्ट करते हो एंड फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी तो पूरा लाइक अनस्टेराइल में कलेक्ट होगा ना। सो जो भी रिजल्ट आएगा वो एकदम पुअर आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप एंटीबायोटिक वगैरह नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हो, बिल्कुल गलत है, ठीक है। बी आस्क मदर टू ब्रिंग एनी सैंपल, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हमें जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी का जो सैंपल होता है वो प्रॉपर स्टेराइल वे में होना चाहिए, दैट इज मिड स्ट्रीम यूरिन होना चाहिए ना, मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन होना चाहिए। सो कोई ऐसा कोई भी सैंपल उठा के लाने नहीं है, बिल्कुल गलत। क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन, यस इट इज राइट, बट यहाँ पे जो बच्चा है ना वो 15 मंथ का है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि ठीक है आप यूरिन करो, फिर आपको बीच वाला यूरिन होल्ड करेंगे, आपको होल्ड करना है, फिर लास्ट वाला आपको डिस्कार्ड करना है। बच्चा है वो बिल्कुल नहीं समझेगा। सो लाइक फॉर इन्फेंट एंड टॉडलर के लिए ये भी क्या होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा। ये एडल्ट के लिए बेस्ट है ना, एडल्ट जो वॉइडिंग सेल्फ है उनके लिए बेस्ट है। डी यूरिनरी कैथेटराइजेशन, यस फॉर इन्फेंट or toddler, if you are collecting urine for culture and sensitivity, you have to collect either by urinary catheterization, that is कि आपको Foley's insert करना है, or you can collect urine by suprapubic aspiration. So this two method is best for infant and toddler for urine culture and sensitivity, ठीक है। So answer क्या होगा, D is the correct answer, right? Coming to the fourth question, that is which is the priority in initial management of a woman with high fever, abdominal pain, foul smelling vaginal discharge and hypotension after an incomplete abortion. So incomplete abortion हुआ है एंड उसके बाद जो वुमेन है वो कैसे प्रेजेंट हो रही है, हाई फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज है और हाइपोटेंशन भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारा फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज है, यहाँ से तो पता चल रहा है कि इन्फेक्शन है, साथ ही साथ हाइपोटेंशन भी हो गया। इट मींस इट इंडिकेट कि जो इन्फेक्शन है वो सेप्सिस में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे क्या हो गया है, सेप्टिक, है ना, सेप्टिक हाइपोटेंशन है। सेप्टिक की वजह से सेप्टिक शॉक में पेशेंट जा सकता है ना, क्योंकि हाइपोटेंशन भी डेवलप होने लगा है, तो सेप्टिक शॉक में भी पेशेंट जा सकता है ना आफ्टर इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो आप क्या करोगे, यूटेराइन रिमूवल, यूट्रस को ही रिमूव कर दोगे। सो ये हमारा क्या बोला उन्होंने, प्रायोरिटी इंटरवेंशन पूछा है, तो प्रायोरिटी में क्या करोगे, पेशेंट का अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है, इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो आप सीधा यूट्रस रिमूव कर दोगे। यस यूट्रस रिमूव कर सकते हैं, बट इन द लास्ट स्टेज इट इज नॉट द प्रायोरिटी, राइट। सो इट इज रॉन्ग। एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन तो हम जब देते हैं जब ब्लीडिंग होता है, जब यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना। सो फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग हम ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करेंगे। यहाँ पे तो पेशेंट को फीवर हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, सेप्टिक शॉक में कन्वर्ट होने वाला है, तो एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन नो यूज। एग्रेसिव आईवी फ्लूइड रिससिटेशन एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यस इट कैन बी करेक्ट। डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सो देखो सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करेंगे, जब हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन लेस देन 5, 6, 7 होगा, है ना, ब्लड की बहुत ज्यादा सीवियर डेफिशिएंसी होगी, तब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। अभी तो जस्ट हाइपोटेंशन डेवलप हुआ है, फीवर है ना, सेप्सिस हो रखा है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव आईवी फ्लूइड रिससिटेशन सो दैट जो हाइपोटेंशन है वो हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, शॉक से प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपरली हमें परफ्यूज करना है वाइटल ऑर्गन्स को, प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देना, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ तो कॉज को ट्रीट नहीं करोगे तो सेप्टिक शॉक डिक्रीज नहीं होगा, सेप्टिक शॉक के जो चांसेस है वो डिक्रीज नहीं होगा। सो हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना है और एग्रेसिव आईवी फ्लूइड रिससिटेशन देना है। अगर यहाँ पे अगर होता
कि इमीडिएटली इन्फॉर्म टू डॉक्टर। तो आपको फर्स्ट एक्शन क्या होता है, आपको इन्फॉर्म टू डॉक्टर करना है एंड देन कल्चर एंड सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होगा, बट आईवी फ्लूइड तो देना ही देना है, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आंसर इज सी, ठीक है। ओके, कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, that is which nursing intervention is appropriate for a dementia patient who develops a catastrophic reaction। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is catastrophic reaction। so as the name suggests catastrophic, so catastrophic means कि something like sudden agitation, anger, anxiety, है ना, इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाना, दैट इज नोन एज कैटेस्ट्रोफिक, मतलब कैटेस्ट्रोफिक हो जाना। तो सडनली एकदम से क्या बोलते हैं, एंगर, एंजाइटी, फियर, है ना, इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाना। क्यों? बिकॉज ऑफ सम लाइक इट इज मेनली ट्रिगर्ड बाय सम स्टिमुलेशन। आप बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेट कर रहे हो ना, सो ओवर स्टिमुलेशन और बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन या फिर फ्रस्ट्रेशन की वजह से एकदम से जो पेशेंट है ना वो एकदम क्या बोलते हैं, एंगर हो जाएगा, फियर हो जाएगा, बहुत एंजाइटी हो जाएगी। सो दैट इज नोन एज कैटेस्ट्रोफिक रिएक्शन। सो इन कैटेस्ट्रोफिक रिएक्शन में आपका अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ए, एम्प्लॉय नेगेटिव रिस्पॉन्स टू द बिहेवियर। नो, क्योंकि यहाँ से उसका जो एंगर है, जो आउटबर्स्ट है, जो इमोशनल आउटबर्स्ट है वो और ज्यादा होगा अगर आप नेगेटिव रिस्पॉन्स दोगे तो, बिल्कुल गलत। यूज टच टू कम्युनिकेट, ये भी बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, उस टाइम आपको टच वगैरह दोगे तो वो और हाइपर स्टिमुलेट हो सकता है ना। सी, एलिमिनेट और रिड्यूस इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन। यस, क्योंकि जो कैटेस्ट्रोफिक जो रिएक्शन है, जो आउटबर्स्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, दैट इज बेसिकली ट्रिगर्ड बाय सम ओवर स्टिमुलेशन की वजह से ट्रिगर हो सकता है, या फिर फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है, या फिर कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है ना। सो आपने क्या करना है, एलिमिनेट और रिड्यूस द इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से वो आउटबर्स्ट होगा, वो आपको रिड्यूस करना है। यस, इट कैन बी डन। डी, मेंटेन क्लोज पर्सनल बाउंड्रीज, ये भी नहीं करना, क्योंकि आपने पर्सनल बाउंड्रीज क्लोज किया तो वो और ज्यादा सस्पिशियस हो जाएगा, उसके अंदर और एंगर होएगा, तो डी भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। अगेन दिस क्वेश्चन इज लाइक फ्रॉम थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से ही है, काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन है ना। सो हम क्या करेंगे, सी करेंगे, हम एलिमिनेट और रिड्यूस एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन करेंगे, है ना। सो अगर डिमेंशिया पेशेंट अगर एजिटेशन होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें स्टिमुलाई को रिड्यूस करना होता है, जिसकी वजह से वो एजिटेट हुआ है, उस स्टिमुलाई को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। अगर वो कंफ्यूजन में है तो आपको क्या करना है, रीओरिएंट करवाना है। वैसे भी जो डिलेरियम और डिमेंशिया पेशेंट को है उनको हमें एट फ्रिक्वेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे हमें ओरिएंट करना होता है कि आप कहाँ पे हो, आपका नाम क्या है, आपके साथी कौन है, आज कौन सा डेट है, कौन सा डे है, कितने टाइम हुआ है। सो वी हैव टू फ्रिक्वेंट ओरिएंटेशन करना होता है अगर कंफ्यूजन होता है तो, ठीक है ना। अगर वो वंडरिंग है तो हमें क्या सेफ्टी प्रोवाइड करना है, सो दैट गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। सो वंडरिंग में हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना होता है। सो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है इन द एग्जाम, ठीक है। कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज अ पेशेंट इन साइकियाट्री। देखो साइकियाट्रिक से कितने सारे एमसीक्यू आ गए ना। सो ये हमारा साइकियाट्रिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो 6 हमारा मेजर सब्जेक्ट्स है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। वी कांट से कि दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑल 6 मेजर सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी किसी में से 1-2 ज्यादा आता है, कभी 1-2 कम आता है, बट यस ऑल 6 आर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। ओके, कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज अ पेशेंट इन साइकियाट्रिक क्लिनिक says to the nurse, you remind me of my mom. I was me. You remind me of my mom. Which psychological concept does this represent? तो जब मैंने आपको MRP पढ़ाई थी, मैंने अपनी साइकियाट्रिक MRP, that is the must remember point, है ना, 5 से 6 वीडियोस में मैंने पूरा साइकियाट्रिक कवर कर दिया था विद स्मॉल पॉइंट्स, जो सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाए। सो उसमें क्या था, रिग्रेशन में क्या था, रिग्रेशन इज अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। सो रिग्रेशन में क्या होता है कि रिटर्निंग टू अ चाइल्डहुड बिहेवियर, सो दैट इज नोन एज रिग्रेशन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पेशेंट नर्स को क्या बोल रही है कि यू रिमाइंड मी ऑफ माई मॉम। सो दिस इज समथिंग कि जो पेशेंट है वो अपनी फीलिंग, अपनी एटीट्यूड, है ना, वो डिस्प्ले कर रही है टुवर्ड्स द पेशेंट, जो उसको केयर दे रही है, टुवर्ड्स द नर्स जो उसको केयर दे रही है, वेदर इट्स नर्स, डॉक्टर और एनी टेक्नीशियन, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि पेशेंट अगर अपनी फीलिंग हेल्थ केयर वर्कर के लिए
डिस्प्ले करे तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस है ना, दो वर्ड है, दोनों वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना। एक होता है काउंटर ट्रांसफरेंस, दोनों वर्ड अच्छे से याद रखो आप, ठीक है ना। सो ट्रांसफरेंस में क्या होगा कि पेशेंट जो है हेल्थ केयर वर्कर की तरफ अपना जो फीलिंग है, अपना एटीट्यूड है ना, अपने डिजायर कन्वर्ट करेगा, डिस्प्ले करेगा। सो दैट इज नोन एज ट्रांसफरेंस। एंड काउंटर ट्रांसफरेंस क्या होता है, जब हेल्थ केयर वर्कर आइदर इट्स डॉक्टर और नर्स जब पेशेंट की तरफ फीलिंग डिस्प्ले करेगा तो उसको हम बोलेंगे काउंटर ट्रांसफरेंस। तो यहाँ पे पेशेंट ने नर्स को बोला कि यू रिमाइंड मी ऑफ माई मॉम, तो बहुत लाइक ऐसे उसको लग रहा है कि बहुत क्लोज है मेरे, ये मेरी मॉम का याद दिला रहा है ना। सो एक फीलिंग डिजायर कर रही है। सो दैट इज नोन एज ट्रांसफरेंस, है ना। रिग्रेशन में क्या होता है कि चाइल्ड लाइक बिहेवियर में रिटर्न हो जाना, दैट इज नोन एज रिग्रेशन। और आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि ट्राइंग टू बी एक्ट लाइक समवन एल्स, जैसे कि कोई हमारी मेंटोर है ना, जैसे कि मुझे कोई पसंद है, मुझे कोई इंसान पसंद है, बहुत अच्छा है, सो मैं उसकी तरह अपनी पर्सनैलिटी को कन्वर्ट करूंगी, उसके तरीके का लाइक ड्रेसिंग करूंगी, माय वे ऑफ टॉकिंग, सो दैट मैं उसकी तरीके से लगूं, है ना। सो दैट इज नोन एज आइडेंटिफाई, मतलब अपने आप को किसी और से आइडेंटिफाई करें। सो दैट इज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। एंड डिपेंडेंसी मतलब कि किसी पे डिपेंड हो जाना, है ना, मतलब कि एक्सेसिव क्या हो जाना, रिलायंस ऑन समवन एल्स, सो दैट इज नोन एज डिपेंडेंसी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफरेंस, ठीक है। Coming to the seventh question, that is a patient 4 hours after ERCP report. ERCP क्या होता है? And ERCP, you know, it is anteroretrograde कोलेंजियोपेनकिएटोग्राफी, है ना। सो इट इज अ प्रोसीजर, मतलब डायग्नोस्टिक भी हो सकता है और थेराप्यूटिक भी हो सकता है। सो बेसिकली लाइक कॉमन बाइल डक्ट में अगर स्टोन वगैरह है ना, सो उसको ओपन करने के लिए, है ना। सो कॉमन बाइल डक्ट हो गया, पेनक्रियाज हो गया। सो विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोप हम उस पूरे पाथ को विजुअलाइज करते हैं। सो एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनकिएटोग्राफी, है ना। सो आफ्टर दिस प्रोसीजर, आफ्टर 4 hours ऑफ दिस प्रोसीजर, रिपोर्ट severe radiating abdominal pain, okay, board like rigid abdomen, okay, and temperature कितना हो गया 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, it means it is like severe hyperthermia ना। what is the nurse's highest priority? तो ERCP जो है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी, इसके बाद जो मोस्ट कॉमन मतलब कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो गया, है ना, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो गया, ठीक है ना। ब्लीडिंग हो सकता है उस एरिया में, उस पाथ में, है ना। इन्फेक्शन हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है। सो ये सारे हमारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है। तो ये सारा इसके कॉम्प्लिकेशन होता है। और ERCP के 4 hours के बाद उसको क्या हो गया, पेशेंट को सीवियर रेडिएटिंग एब्डोमिनल पेन है, बोर्ड लाइक रिजिड एब्डोमेन है, टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो रखा है। सो हमारी क्या प्रायोरिटी होगी? एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीपायरेटिक। तो देखो ठीक है, फीवर है तो एंटीपायरेटिक देंगे, बट आपने एंटीपायरेटिक ओनली दे दिया, बट उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बोर्ड लाइक एब्डोमिनल मतलब कि सेप्सिस इंडिकेट कर रहा है ना, ब्लीड मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, या तो इन्फेक्शन हो सकता है या तो पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। और इन दैट कंडीशन में आपने सिर्फ फीवर को रिड्यूस कर दिया, तो आपने कॉज को तो ट्रीट नहीं किया, तो पेशेंट और वर्स हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। अगर परफोरेशन हुआ हो तो डेथ भी हो सकती है ना। तो हम सिर्फ एंटीपायरेटिक नहीं देंगे, बिल्कुल गलत। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, यस इट इज राइट, हमें इमीडिएटली उनके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, सो दैट प्रायोरिटी बेसिस पे फटाफट कुछ एक्शन लेके हम पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। सी रीअसेस द पेशेंट 30 मिनट्स, बिल्कुल गलत, हमें इतना डिले नहीं करना, क्योंकि जितना डिले करेंगे पेशेंट का जो सिम्टम्स है उतना वर्स हो सकता है, इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ना। इनकरेज द पेशेंट टू एम्बुलेट टू रिलीव गैस, बिल्कुल गलत, हम पेशेंट को बोलेंगे आपको और एम्बुलेट करना है, इससे भी क्या हो सकता है कि पेशेंट का सिम्टम्स और ज्यादा वर्स हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पे क्या बोला कि गैस को रिलीव करना, तो चलने से जरूरी गैस रिलीव हो जाएगा, सो इट इज ऑल्सो इनअप्रोप्रिएट। तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, हमें इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे परफोरेशन भी हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है, सो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, ठीक है। कमिंग टू 8th क्वेश्चन, दैट इज विच फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी। साइकेट्रिक से अगेन क्वेश्चंस, एंड कहां से आया है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी। सो जो हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हमारा क्लस्टर ए था, क्लस्टर बी था, क्लस्टर सी था, एंड इसमें हमारे 3-3, 4-4 थे। वो आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत शॉर्ट वर्ड में बताया था, एंड वो शॉर्ट वर्ड अगर आपको याद होगा तो ये वाला आप क्वेश्चन बहुत इजिली कर लेंगे। तो इन्होंने बोला है कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग कौन सा होगा। सो ए है फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन, इन्फीरियोरिटी। सो ये कहां पे था, याद करो, फियर ऑफ रिजेक्शन और इन्फीरियोरिटी था हमारा अवॉइडेंट पर्सनैलिटी। सबको अवॉइड करेगा क्योंकि उसको किस चीज से डर है कि रिजेक्शन मेरे को होगा, है ना। तो फीलिंग ऑफ क्या बोलते हैं, रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन, इन्फीरियोरिटी, तो सबको वो अवॉइड करेगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, सो ये गलत हो गया। बी परफेक्शनिज्म, वर्कोलिक टेंडेंसीज। सो ये याद करो, ये किसका था, ये हमारा एग्जाम्पल है ओसीपीडी, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो सब कुछ उसको ऑर्डरलीनेस में चाहिए, सब कुछ एकदम प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए, एकदम परफेक्शन में चाहिए, एंड एकदम वो पंक्चुअल होगा, एकदम 7 o'clock अगर उसका ऑफिस का टाइम है तो वो 7 o'clock पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल भी ऑफ नहीं लेगा, प्रॉपर टाइम का पंक्चुअल होगा, सो एकदम वर्कहोलिक होगा, है ना। सो दैट इज द ओसीपीडी का एग्जांपल है। सी इमोशनली अनस्टेबल इम्पल्सिव, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉर्डर लाइन का मतलब है बॉर्डर लाइन पे है, सो सब कुछ क्या होगा उसका बॉर्डर लाइन पे होगा। सो अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा, इमोशनली बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, इम्पल्सिव नेचर का होगा, कुछ भी सब्सटेंस अब्यूज के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, एंड क्या बोलते हैं, प्लीज वो बैकग्राउंड से आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, इम्पल्सिव नेचर होगा, क्या बोलते हैं, सुसाइडेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी उसके अंदर, है ना। तो ये आपको कुछ ऐसे वर्ड्स याद करने हैं, इमोशनली अनस्टेबल, इम्पल्सिव हो गया, सुसाइडेबिलिटी हो गया, ठीक है ना, अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, फियर ऑफ अबंडनमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फियर ऑफ अबंडनमेंट। तो ये सारा हमारा किसके एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बीपीडी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, डी क्या है, सोशल विथड्रॉल एंड सस्पिशियसनेस। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरानॉइड, पैरानॉइड क्योंकि सस्पिशियसनेस बहुत ज्यादा उसके अंदर है ना, सो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एग्जांपल है। तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का एग्जांपल क्या है हमारा, दैट इज इमोशनली अनस्टेबल होगा, इम्पल्सिव होगा, क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा, ठीक है ना, फियर ऑफ अबंडनमेंट होगा। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, सो आंसर इज सी। Coming to the 9th question, that is, a patient arrives to emergency 1 hour after substance use with hallucination, है ना, hallucination, agitation and irritated nasal septum, very very important. A patient arrives to emergency just 1 hour after substance use with hallucination, agitation and irritated nasal septum. This is the classic example. Reported by a friend. Which substance is most likely responsible? Very very important. See, देखो, सबसे पहले ये मैंने आपको एक टेबल पढ़ाया था, आपको अगर मेरी एमआरपी ऑफ साइकियाट्री का याद होगा तो मैंने आपको एक टेबल दिया था, उस टेबल में मैंने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे थे सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। सो इसमें हीरोइन की अगर हम बात करें, सो हीरोइन क्या है, इट इज ओपियोइड्स, सबको पता है हीरोइन इज ओपियोइड्स। और ये ओपियोइड्स क्या होता है, सीएनएस डिप्रेसेंट्स होते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट्स होते हैं। तो ये हमारा एजिटेशन नहीं करेगा और इरिटेटेड नेजल सेप्टम भी नहीं करेगा, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। देखो, इरिटेटेड नेजल सेप्टम वही सब्सटेंस अब्यूज, मतलब वही ड्रग्स करेगा जो हम नोज से लेते हैं, बाय स्नोटिंग मेथड से लेते हैं, है ना। सो हीरोइन नहीं होगा। बी क्या है, कोकेन। यस, कोकेन क्या है, कोकेन इज हेलुसिनोजन भी है, हेलुसिनोजन भी है, स्टिमुलेंट भी है, ठीक है ना, और एजिटेशन भी करते हैं ये। और इसको हम कैसे लेते हैं, बाय स्नोटिंग मेथड से लेते हैं, स्नोटिंग मेथड से लेते हैं। सो स्नोटिंग मेथड से लेते हैं तो क्या होगा, नेजल इरिटेशन हो सकता है, नेजल सेप्टम डेविएट भी हो सकता है ना, अगर लॉन्ग टर्म से लेते हैं तो। सो दिस इज द एग्जांपल। आपको ये जो इरिटेटेड नेजल सेप्टम है ना, ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। सो कोकेन हो सकता है। एलएसडी, एलएसडी अगेन क्या है, इट इज ऑल्सो हेलोसिनोजन। एलएसडी भी क्या है, हेलोसिनोजन है, बट यहाँ से इससे इरिटेटेड नेजल सेप्टम नहीं होता है, सो ये हमारा गलत हो गया। एंड marijuana भी हमारा हेलोसिनोजन के अंदर ही आता है, बट इरिटेटेड नेजल सेप्टम नहीं होता है, सो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा, बी, कोकेन होगा। कोकेन इज द राइट एग्जाम्पल, है ना। मैं वो टेबल भूल गई, तो अब मैं आपको शॉर्ट में एक टेबल बता देती हूँ। कोकेन क्या है, कोकेन हमारा स्टिमुलेंट है, सीएनएस
स्टिमुलेंट है। अब CNS स्टिमुलेंट है तो क्या करेगा, सीजर भी करेगा, टेकिकार्डिया करेगा, हाइपरटेंशन करेगा, ठीक है ना, मिड्रियासिस करेगा, सेप्टल परफोरेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेप्टल परफोरेशन करेगा क्योंकि हम नेजल से स्नॉट करते हैं इसलिए, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेप्टल परफोरेशन करेगा, एंड ब्लैक टिथ भी करेगा। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है आपको। LSD की बात करें, LSD और इसको हम पेपर एसिड भी बोलते हैं, सो अगर हम LSD और पेपर एसिड की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, हेलोसिनोजेन है, तो इसमें लाइक यूफोरिया है ना, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेड ट्रिप, ये एग्जांपल आ सकता है, बेड ट्रिप हो सकता है, फ्लैशबैक अगर बोले आपको तो वो हमारा LSD से होता है, और अगर सिंथीसिया बोले तो ये 3 एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेड ट्रिप, फ्लैशबैक एंड सिंथीसिया, ये हमारा LSD में क्लासिकली देखा जाता है, ठीक है ना। सो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना है रिगार्डिंग LSD और कोकेन। एंड हीरोइन तो आपको पता ही है, CNS डिप्रेसेंट्स है तो सब कुछ डिप्रेस करेगा, ठीक है ना, ड्रॉजी करेगा, ठीक है। कमिंग टू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स फाइंड हरसेल्फ feeling overly protective and emotionally invested in a young female patient recovering from self-harm. Very, very important. She begins spending extra time with the patient and feels personally hurt when the patient resists care. ठीक है ना। The nurse later realized the patient reminds her of her younger sister. Which psychological concept does this scenario illustrate? तो अभी मैंने आपको बताया था ट्रांसफरेंस एंड दूसरा क्या था, काउंटर ट्रांसफरेंस। यहाँ पे नर्स जो है पेशेंट की तरफ फीलिंग डिस्प्ले कर रही है, उसको लग रहा है कि जो ये पेशेंट है उसको यंगर सिस्टर को रिमाइंड कराती है, तो ये क्या होगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ काउंटर ट्रांसफरेंस। आंसर क्या होगा, बी होगा, ए नहीं होगा। प्रोजेक्शन में क्या होता है, प्रोजेक्शन में कि हम अनकॉन्शियसली एट्रीब्यूट करते हैं, लाइक कुछ जो भी हमारी अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या फीलिंग होती है वो हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि मुझे गुस्सा है, मैं गुस्से में हूँ तो मुझे लगेगा मेरे सामने वाला भी गुस्सा है। मैं किसी से जेलस हूँ तो मुझे लगेगा वो मुझसे जेलस करती है, वो मेरी चीजों को देख के जेलस करती है। सो दैट इज द कि हम फीलिंग अपनी फीलिंग किसी और पे डिस्प्ले कर देंगे, किसी और पे एट्रीब्यूट कर देंगे। सो दैट इज प्रोजेक्शन। और एम्पैथी मतलब कि अपने आप को हमारे पेशेंट का जो कंडीशन है उसमें रखना कि यस वो उस प्रॉब्लम से लाइक चल रहा है तो कैसा हो रहा होगा, बट एक प्रॉपर बाउंड्रीज होती है ना, कॉन्शियसली हम रखते हैं एक प्रॉपर बाउंड्रीज के साथ। सो दैट इज एम्पैथी, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, वेरी सिंपल, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 वीक pregnant client is undergoing a non-stress test, very very important, and this is something very very important every time, like every NORCIT में NST से MCQ आते ही आते हैं। During the 20-minute examination, the nurse notes 3 fetal movement accompanied by acceleration of the fetal heart rate, each 15 beat per minute and lasting for 15 seconds. The nurse interpret this to be a non-reactive, reactive, positive और negative. So देखो, जो हमारा नॉन स्ट्रेस टेस्ट है ना वो हम 20 मिनट्स के लिए करते हैं, एंड इन 20 मिनट्स में क्या होता है कि जो फीटल मूवमेंट है, फीटल मूवमेंट शुड बी इक्वल और मोर देन 2 फीटल मूवमेंट होना चाहिए, 2 और मोर देन 2 प्लस जो एक्सेलरेशन है, जो हार्ट रेट है, फीटल हार्ट रेट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 15 बीट पर मिनट फ्रॉम बेस लाइन। जो बेस लाइन है उससे 15 बीट पर मिनट ज्यादा हो, कितनी देर के लिए, 4 और इक्वल टू 15 सेकेंड के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अगर इसका ऑपोजिट होगा, अगर ये फिटल मूवमेंट 2 और इक्वल टू 2 नहीं होगा, फिटल हार्ट रेट मोर देन 15 बीट पर मिनट फ्रॉम बेस लाइन इंक्रीज नहीं होगा फॉर 15 सेकेंड के लिए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो ये हमारे यहाँ पे कितने फिटल मूवमेंट है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 20 मिनट। सो 20 मिनट्स में 3 फिटल मूवमेंट हो रहा है, और जो फिटल हार्ट रेट कितना एक्सेलरेट कर रहा है, 15 बीट पर मिनट, और कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिएक्टिव
नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। नॉन रिएक्टिव नहीं है, और पॉजिटिव और नेगेटिव जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। एक हमारा होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, इसमें हमारा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसमें हमारा रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव होता है। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। Then next question, a 38-year-old female client with a history of chronic paranoid schizophrenia is attending a mental health clinic weekly for medication evaluation. She is taking haloperidol 5 mg, very important, twice daily, and lorazepam 1 mg once daily. During a recent visit, she tells the nurse, I can't stay still at night, I toss and turn and can't fall asleep. The nurse suspects she may be experiencing akathisia, akinesia, dystonia और ऑथिस्टोटोनस। तो देखो क्या ले रही है वो, हेलोपेरिडोल ले रही है। हेलोपेरिडोल क्या है, दिस इज एंटी साइकोटिक, टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग। एंड यू नो, जब मैंने आपको फार्मा पढ़ाया था ऑफ साइकेट्री, तो मैंने क्या बताया था, टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग का एक सिम्टम्स होता है दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। सो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसको हम एडेप्ट वाले निमोनिक से हमने याद किया था, एडेप्ट that is acute dystonia, akathisia, parkinsonism और tardive dyskinesia। so यहाँ पे एक पेशेंट को क्या हो रहा है, I can't stay still at night, I toss and turn, मतलब कि it is the feeling of subjective feeling of, this is the subjective feeling of restlessness, है ना, subjective feeling of restlessness and this is known as akathisia। akathisia akinesia में क्या है कि akinesia मतलब मूवमेंट से, मतलब कि काइनेटिक से प्रॉब्लम है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, रिजिडिटी होगी, डिस्टोनिया हो गया, और ऑथिस्टोटोनस तो बिल्कुल ही डिफरेंट टर्म है। ऑथिस्टोनस इज समथिंग की सीवियर डिस्टोनिया। सीवियर डिस्टोनिया तो लाइक आर्किंग जैसा मूवमेंट हो जाएगा, जो बॉडी का ना ऐसे आर्किंग जैसा मूवमेंट हो जाता है पूरा। सो दैट इज नोन एज ऑथिस्टोटोनस। सो ये बिल्कुल गलत है। इसमें जो एग्जांपल बोला उन्होंने, आई कांट स्टे स्टिल एट नाइट, आई टॉस एंड टर्न एंड कांट फॉल asleep, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ akathisia एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकेट्रिक मेडिकेशन से 2 MCQ हमारा आता ही आता है। तो देखो, हम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, यही वाला टेबल मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें सबसे पहले एक्यूट डिस्टोनिया होता है। एक्यूट डिस्टोनिया जो है, आपने ड्रग स्टार्ट किया, विद इन मिनट्स टू आवर्स में एक्यूट डिस्टोनिया देखने को मिलता है। एक्यूट डिस्टोनिया का मतलब है डिस्टर्बेंस इन टोन में डिस्टर्बेंस होना। तो क्या होगा, सडन सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे कि टॉर्टिकोलिस हो गया, ट्रिस्मस हो गया, ओक्यूलोगायरिस क्राइसिस हो गया। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बेंजोट्रोपिन और डाइफेनाइल हाइड्रामिन, जैसे कि ड्रग ऑफ चॉइस हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है। दूसरा हमारा होता है akathisia, AD मतलब कि एक्यूट डिस्टोनिया, A मतलब कि akathisia। akathisia मतलब लाइक विद इन डेज टू वीक में होगा, जो ड्रग्स हमने स्टार्ट किया उसके डेज टू वीक में होगा। दैट इज सब्जेक्टिव रेस्टलेसनेस, जो कि हमारे पेशेंट को यहाँ पे हो रखा है, सब्जेक्टिव रेस्टलेसनेस। वो लाइक आराम से बैठ नहीं पाएगा, रात को उधर लाइक मूव करता रहेगा। सो दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव रेस्टलेसनेस एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है, दैट इज बीटा ब्लॉकर। ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोपेनोलोल और बेंजोडाइजेपिन भी देते हैं, बट ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, प्रोपेनोलोल। थर्ड हमारा होता है पार्किंसोनिज्म। सो आफ्टर मंथ ऑफ दिस ड्रग साइड इफेक्ट्स क्या होगा, पार्किंसोनिज्म, जिसमें क्या होगा, ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, ये सारे सिम्टम्स होगा, जिसका जो ड्रग है ट्रीटमेंट है दैट इज एंटीकोलिनर्जिक, ड्रग ऑफ चॉइस। फोर्थ हमारा होता है टी मतलब कि टार्डिव डिस्काइनेसिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया जो है वो आफ्टर ईयर्स तक अगर पेशेंट अगर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे है तो टार्डिव डिस्काइनेसिया देखने को मिलता है, जिसमें डिस्काइनेसिया ऑफ माउथ, फेस, ट्रंक, एक्सट्रीमिटीज, जिसको हम रैबिट सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका जो ड्रग ट्रीटमेंट है दैट इज वाल्बेनाजिन और एंटीकोलिनर्जिक। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो हम वाल्बेनाजिन देते हैं। सो ये आपको टेबल पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखो हेलोपेरिडोल स्टार्ट किया था एंड उसको कुछ टाइम के बाद वो आती है तो बोलती है कि मुझे ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं ना। सो विद इन लाइक वीक के बाद ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। और हेलोपेरिडोल से सबसे ज्यादा मैक्सिमम EPS सिम्टम्स देखने को मिलता है, मैक्सिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हेलोपेरिडोल से देखा जाता है, क्योंकि दिस इज द टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है ना। सो ये सारे हमारे थे नॉर्सेट PYQ, नॉर्सेट 9 का प्री का क्वेश्चंस था, ठीक है। सो विद दिस हमारा खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंट MCQ, ठीक है ना। टिल नाउ अगर आपको बहुत कुछ किसी टॉपिक में आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है, आपका डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करो। अगर मुझे लगता है कि यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
जो आपको आना ही चाहिए तो मैं जरूर पढ़ाऊंगी। अगर मुझे लगेगा कि दिस टॉपिक इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, आपको जो भी आपने और चीजें जो पढ़ रखी है उस पर फोकस करो, तो आप उस पर फोकस कर लेना। अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। So please comment me if any important topic that you have missed till now, right? So that's all about today. Thank you so much. All the best. लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।